तो दोस्तों, आज से जो है मैं सामान्य अध्ययन के विषय प्राचीन इतिहास को पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास में मेरी गहन रुचि रही है, तो आपको बताना है। कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मजबूरी में पढ़ाई ना करिए। आप अपने पैशन से पढ़ाई करिए, खुश होकर पढ़ाई करिए, तब आप लंबा पढ़ोगे। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 घंटे बीत गए या 4 घंटे बीत गए। ठीक। और और जो बंदे ऑब्जेक्टिव करते हैं डायरेक्ट, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव जो है ना, उससे आप अपने इंटरेस्ट को ख़त्म कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लंबा जो है दिमाग में टिकेगा नहीं। इसलिए क्या चीज़ है, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव करते रहो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिना कॉन्सेप्ट पते यार तुम रट रहे हो ज़बरदस्ती, ये कहाँ है वो कहाँ है। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लगाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, देखिए, प्राचीन इतिहास जो है वो पाषाण काल से स्टार्ट होता है। और पाषाण काल में भी 3 काल होते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, और ये तीनों काल जो हैं वो इस तरीके से विभाजित होते हैं कि मान लो उस टाइम आदि मानव होता होगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल में वो क्या काम करता होगा, जब शिकार करता होगा, क्योंकि खाना तो सबको ही खाना है, तो वो शिकार करता होगा, तो बड़े बड़े पत्थर जो है मार दिया हिरन के सर पे फेंक के, तो हिरन मर गया, खा लिया उसे। ठीक है, मध्य पाषाण में क्या चीज़ हुआ कि वो एकदम से जो है टेम्परेचर में चेंजेस आए। टेम्परेचर में चेंजेस आने से उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, तो उसने क्या काम करा कि उसकी थोड़ी बुद्धि डेवलप होने लग गई, तो उसने जो है पत्थरे नुकीले बनाए वगैरह इस तरीके से करे। तो अब उसने देखा कि अब तो मज़ा आ रहा है हिरन को मार के खाने में। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब नवपाषाण काल में उसकी बुद्धि और ज़्यादा डेवलप हुई। जैसे अभी हम जियो का नेट चला रहे हैं, आज से अगर 5 या 6 साल पहले देखो तो कोई नेट पैड नहीं था। मतलब था, लेकिन कुछ लोगों पे था, इतना सस्ता नेट नहीं था जितना अब है। तो वही काल पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, और फिर नवपाषाण में उसकी और बुद्धि डेवलप हुई। तो नवपाषाण काल में उसने कृषि वगैरह सीखनी स्टार्ट कर दी, वो खेती करने लग गया। और नवपाषाण जो है वहाँ से क्रांति होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, वो खेती करने लगा, उसने स्थायी निवास बनाने स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता है। तो उसमें उसमें जो है वो वाला चैप्टर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, क्योंकि उस चैप्टर में इतना ज़्यादा खास कुछ है नहीं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता मैं आपको बताऊं, और हम कॉमेडियन वे में ही पढ़ेंगे। हम कोई सीरियस वे में नहीं पढ़ेंगे, हम कॉमेडियन वे में पढ़ेंगे। जिसे अच्छा लगता है पढ़ो, क्योंकि यार मेरे से जो है मुंह लटका के मुझसे नहीं पढ़ाया जाता। ठीक, तो मेरा जिस तरीके का व्यक्तित्व है मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए। जैसे ये है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पैरेलल में चल रही थी, पैरेलल में मतलब उसी के समानांतर जो सभ्यताएं थीं विश्व में, वो थी मेसोपोटामिया, और जिसे सुमेरियन भी कहते हैं। ठीक है, और एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। ठीक, जो नील नदी के किनारे पे थी। ये आपका अफ्रीका वाला रीजन हो गया और मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो गया। जो मिस्र के पिरामिड विरामिड जो होते हैं ना, तो वो उसी सभ्यता का हिस्सा है एक। ठीक, तो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये जो है ना, जो मिस्र की सभ्यता थी ना, उससे 20 गुनी थी। इतनी बड़ी थी कि उससे 20 गुनी थी। और इन दोनों सभ्यताओं को मिला लें, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को मिला लें, तो उसके कंपैरिजन में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुनी थी। ठीक, चलिए, ठीक है, 12 गुनी थी। अब हम क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो है इसके नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। और जहाँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा वो मैं उसे बताऊंगा। केवल एक ये जो है ना, एक बेसिक को मजबूत करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे इसे जान लिया आपने, जैसे हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता, चलो सिंधु घाटी सभ्यता तो कहते ही थे। सरस्वती सभ्यता भी कहने लग गए थे, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहने लग गए थे, और काशी युगीन सभ्यता भी कहने लग गए थे। तो चलिए इनका देखते हैं कि क्यों इन्हें कहा गया। ठीक, देखिए,
बात करते हैं यदि हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया? देखिए 1826 में एक अंग्रेज विद्वान थे, चार्ल्स मैसन नाम था उनका। उन्होंने क्या काम करा था, सबसे पहली बार हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था। ठीक, हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था, लेकिन जो है बात वहीं दब गई, कोई मतलब नहीं हुआ, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि शुरुआत में लोग बाग मूर्ख ज़्यादा समझते हैं। तो चार्ल्स मैसन साहब को समझा गया मूर्ख, ठीक है, मतलब गधा घोड़ा टाइप समझा गया। अब बात करते हैं 1853 से 56 ईस्वी के बीच में क्या हो रहा था। ये टाइम जो है ये डलहौजी का टाइम था। किसका टाइम था? डलहौजी का टाइम। और डलहौजी का टाइम आपको याद होगा कि वो रेल की पटरियाँ बिछवा रहा था, ठीक है। तो कराची से लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है, वहाँ से ये बिछवा रहा था लाइनें। तो उन्होंने क्या काम करा, दो बंधु थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ठीक, ये जो है कनिंघम महोदय के नेतृत्व में काम कर रहे थे, ठीक। तो इन बंदों ने क्या काम करा, क्योंकि ये इतने आलसी प्रवृत्ति के थे, तो यहीं बीच में कहीं हड़प्पा पड़ता होगा, इन्हें नहीं पता था, तो ये वहीं से इट्टे उखाड़ते थे और वहीं लगा देते थे, ठीक। तो इनकी बात भी दब गई, इन्हें भी मूर्ख माना गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये साहब आपके 1921 में आए जॉन मार्शल। ये उस टाइम भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, सर्वेक्षण विभाग, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इनके नेतृत्व में बंदे काम कर रहे थे दयाराम साहनी, और दयाराम साहनी ने ही खोजा था हड़प्पा, ठीक। तो ये हड़प्पा जो खोजा गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था, ठीक, पहला स्थल खोजा गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि साहब जो 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता खोजा गया तो अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर आप टिक कर दोगे, जॉन मार्शल, ठीक है। किसके नेतृत्व में हड़प्पा खोजा गया, तो दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में खोजा गया। चलिए अब देखते हैं इसके और नाम के पीछे कारण क्या है। आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, मज़ा आएगा। और मज़े में जब आदमी क्रिकेट खेलता है तो ये नहीं देखता कि वो 2 घंटे खेल रहा, 4 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे। मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट डेवलप होना, ठीक है। और इंटरेस्ट कभी भी शॉर्टकट से डेवलप नहीं होता। इंटरेस्ट में मतलब मौज लो और रोज लो, और ना मिले तो खोज लो, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा गया। देखिए जो शुरुआती स्थल थे ना, देख आज़ादी जब 1947 तक ना केवल 40 स्थल ही खोजे गए थे, और उसमें से अधिकांश जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे ही खोजे गए थे। तो इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। चलिए अब हम बात करते हैं सरस्वती सभ्यता। इसे आगे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए सरस्वती सभ्यता कैसे जाना जाता है कि ये आपकी कौन सी नदी गई, ये आपकी गंगा गई, गंगा ऐसे जाती है, और ये आपकी सिंधु गई, और इसके बीच का जो रीजन है उसमें आगे चल के 1100 जो है 1100 स्थल पाए गए, ठीक। बीच में जो है 1100 स्थल पाए गए, और ये जो रीजन था ये सरस्वती का था, ठीक, जो अब विलुप्त हो गई है। और आधुनिक लेवल में अगर उसे देखें, आधुनिक में ये कहा जाता है कि जो राजस्थान की घग्गर नदी है ना, ये घग्गर लिख रखा है नीचे मैंने, राजस्थान की जो घग्गर नदी है वो सरस्वती है, विलुप्त वाली, ठीक। चलिए ये आपका हो गया। बात करते हैं प्रथम नगर क्रांति की। तो दोस्तों प्रथम नगर क्रांति इसे क्यों कहा गया? देखिए प्रथम नगर क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि ये बड़ी उच्च कोटि की सभ्यता थी। इसमें जो है जैसे सड़कें हैं वो 90 डिग्री पर काटती थी, उन्नत जल निकास था, जल निकासी मतलब जल को निकालने के लिए उन्नत जल निकास व्यवस्था थी, बड़े बड़े अन्नागार थे, बड़े बड़े स्नानागार थे, ठीक है।
और दुर्ग थे, मतलब रक्षा करने के लिए दुर्ग बना रखे थे। और आप मेसोपोटामिया में, जो मेसोपोटामिया सुमेरियन की सभ्यता थी, उसमें जो है कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था, जबकि प्रथम ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो है पक्की ईंटों का जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। तो आप देख लीजिए कितनी उन्नत व्यवस्था थी। तो इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता यानी ये एक पूर्ण नगरीय सभ्यता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए कांस्य युगीन सभ्यता क्या चीज़ है? कांसा एक ऐसा पदार्थ होता है जो तांबे से भी कठोर होता है। और कांसा बनता कैसे है? तांबा और टीन को अगर मिला दें तो कांसा बनता है। ठीक है, तो इसमें कभी बहुत अधिक मात्रा में कांसे की जो है मोहरें वगैरह मिली हैं, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं अब उत्पत्ति के बारे में। एक एक बेस बनाना ज़रूरी है शुरुआत में, क्योंकि अगर पढ़ने में मज़ा ही ना आए तो पढ़ के फ़ायदा क्या फिर? रटने से रटोगे तो यार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता रटा हुआ। ठीक है, 1 महीने 2 महीने फिर भूल जाओगे। तो देखो उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति में क्या चीज़ है, इसकी उत्पत्ति के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अपने मत हैं। ठीक है, तो एक उसमें 2 मत हैं, एक तो विदेशी मत में आते हैं, एक देसी मत में आते हैं। ठीक, तो एक तो कहते हैं जो ये इसके जब हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसी के समानांतर उसके समकालीन जो पूरे विश्व में थी मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन की सभ्यता थी। ठीक, तो कुछ जो विदेशी मानते हैं, विदेशी मत क्या कहता है कि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता का विकसित रूप ही आपका हड़प्पा सभ्यता थी। और इसमें कौन कौन से आते हैं? गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल और डीडी कोसाम्बी साहब। ठीक, और दूसरे देसी मत के समर्थक हैं, वो कहते हैं ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता। इसमें आते हैं आपके फेयर सर्विस, रोमिला थापर की शायद एनसीईआरटी भी रोमिला थापर ही लिखती हैं, शायद ओल्ड एनसीईआरटी उन्होंने ही लिखी हुई है। तो ईरानी बहुत बड़ी इतिहासकार हैं ये। तो देसी मत में ये है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता, तो इसके समर्थन में है फेयर सर्विस, रोमिला थापर। तो ये मानती हैं कि जो ईरान में जो सभ्यता थी, नाल, कुल्ली और आमरी, वही सभ्यता का जो विकसित रूप है वही हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, क्योंकि पहले भारत, ये मत समझो कि भारत छोटा सा था, पहले भारत बहुत बड़ा था, ईरान तक सीमाएं थी भारत की। ठीक, अब बात करते हैं सोथी संस्कृति का विकसित रूप। सोथी संस्कृति भी यही है। देखिए इसमें पता क्या चीज़ है, जो ये विदेशी लोग हैं ये इसे कह रहे हैं कि विसरण का सिद्धांत बता रहे हैं। और विसरण का सिद्धांत होता है कि जब बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाके उसे वहाँ डेवलपमेंट करता है तो उसे कहते हैं विसरण का सिद्धांत। जैसे वो कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया से ये यहाँ आए और फिर यहाँ इन्होंने डेवलपमेंट करा। और जो सोथी संस्कृति वाले जो समर्थक हैं वो हैं अमलानंदन घोष, और वो इसे कह रहे हैं क्रमिक विकास। तो क्रमिक विकास का मतलब होता है कि वे बंदे वहीं रह रहे थे और धीरे धीरे, कि पहले गांव था, फिर अर्धनगरीय हुआ, फिर नगरीय हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट एकदम से ऐसा तो होता नहीं कि भाई कि तुम आज पढ़ो और कल को तुम्हारी नौकरी लग जाओ और परसों तुम गाड़ी में, ऐसा नहीं होने का। ठीक, तो धीरे धीरे पहले गांव बना, फिर अर्धनगरीय हुआ, फिर पूर्ण नगरीय हुआ। तो वो ये क्रमिक विकास, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पीसीएस मेंस वगैरह उसमें थोड़ा सा है। तो ये मैं बस एक बेस बना के चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, क्योंकि मेन चीज़ अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो पढ़ने का मज़ा है, नहीं तो आप मजबूरी में पढ़ोगे, 1-2 घंटा रो पीट के पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक, अब बात करते हैं कालक्रम की। तो कालक्रम में भी इतिहासकारों में मतभेद है, और उस मतभेद का जो होने का कारण है, वो मतभेद होने का कारण ये है लिपि का पढ़ा ना जाना। लिपि पढ़ी नहीं गई साहब। अब जब लिपि नहीं पढ़ी गई तो सब अपने अपने अलग अलग जो है, सबके अलग अलग ओपिनियन है। ठीक,
और दूसरी चीज़ है लंबवत उत्खनन समस्या। लंबवत उत्खनन समस्या क्या चीज़ है? जैसे लंबवत कोई आप खुदाई कर रहे हो, फिर कुछ मिला, फिर कुछ मिला, फिर पानी आ गया, तो आप एक सीधे में ना, यहाँ पानी आ जाने से कुछ चीज़ें समाप्त हो गई, आप मतलब इसमें जो कार्बन डेटिंग है ना, उसमें समस्या आ रही है। तो आप कहोगे कि साहब तो क्षैतिज खुदाई कर लो, यानी हॉरिजॉन्टल खुदाई कर लो, लंबवत में समस्या आ रही है कार्बन डेटिंग में, तो हॉरिजॉन्टल कर लो। लेकिन आप एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल कर कैसे लोगे भाई? हॉरिजॉन्टल खुदाई अगर आप इस टाइम करोगे, तो हॉरिजॉन्टल खुदाई में तो भैया हम भी रह रहे हैं यहाँ, तो हमें उड़ाओगे क्या तुम? तो अब तो एक जीवित सभ्यता है, तो हॉरिजॉन्टल सभ्यता, हॉरिजॉन्टल खुदाई हम कर नहीं सकते। ठीक, चलिए, तो क्या चीज़ है इसमें? आपको ये केवल 4 ध्यान रखने हैं, और इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार इतना है, सही जोड़े मिलान में आ जाएगा। तब क्या करोगे? तो ये आपको 4 याद होने चाहिए कि जॉन मार्शल जो साहब हैं उनके द्वारा ये था 3250 से 2750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा था ये 2500 से 1500 ईस्वी ईसा पूर्व। और रेडियो कार्बन विधि जो है वो 2350 से 1750, और फेयर सर्विस 2000 से 1500। तो ये इम्पोर्टेंट है, वैसे हैं तो 10-12, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं विस्तार। तो विस्तार में आपको बता दूं कि स्वतंत्रता से पहले 40 ही स्थल खोजे गए थे, और वर्तमान में लगभग 1400 स्थल, 1500 स्थल अभी खोजे जा चुके हैं, जिसमें 3 देशों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो खोजे गए हैं। एक तो आपका है, रंग चेंज कर लेते हैं भाई, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और अफ़गानिस्तान में 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुर्तगुई। अफ़गानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है वो 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुर्तगई। और पाकिस्तान में बात करें तो 475 स्थल हैं, और जो उनके 3 प्रांतों में हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। देखिए, आधा पंजाब हमारे पास है, आधा पंजाब पाकिस्तान ले बैठा है। ठीक है, तो चाणक्य जैसा अगर आदमी आया होता तो हमसे कोई छीन नहीं पाता कुछ भी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो समय की बात है। अब भारत में जो इसके स्थल हैं वो हैं आपके 925 अभी लगभग खोजे गए हैं, और खोजे जाते रहते हैं, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, कोई आंकड़ा याद नहीं रखना आपको। ठीक है, ये तो खोजे हर टाइम कोई ना कोई खोजता रहता है। ठीक है, हमारे बहुत सारे इतिहासकार बस ज़मीन के अंदर ही लगे रहे हैं कि क्या निकला क्या निकला। ठीक है, तो 925, और सबसे ज़्यादा भी भारत में जो सबसे ज़्यादा खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं या जो सबसे ज़्यादा प्रमाण है वो कहाँ मिलते हैं? वो गुजरात में मिलते हैं। और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं भारत में। ठीक है, चलिए अब बताऊंगा इसे। देखिए, ये मैप देखिए मेरा, और ये मैप जो है मेरी थोड़ी सी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो नक्शा भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। खैर, समझ में आना चाहिए, बात ख़त्म। तो अभी आपको मैंने इसमें स्थल के बारे में थोड़ा से बता रहा हूँ, और उसकी तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, सबको पर्टिकुलर पढ़ना है। ठीक है, देखिए, मुंडीगाक और सुर्तगई, ये आपको मैंने कहाँ बताया है? ये है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान में है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपका। ठीक, और बात करते हैं। देखिए, ये है ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का ये वाला जो प्रांत है ये है दक्षिणी बलूचिस्तान। ठीक, साउथ बलूचिस्तान, और ये ऊपर वाला है नॉर्थ बलूचिस्तान। तो साउथ बलूचिस्तान में जो है वो है सुतकांगडोर, ये है बालाकोट, डाबरकोट, ये जो है वो। तो ये पूछ लेता है भाई कि सुतकांगडोर कहाँ है, तो ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है। अगर आपको पता भी हो कि बलूचिस्तान में है तो कई बार घुमा के पूछ लेगा कि भाई बलूचिस्तान में है तो बताओ दक्षिणी बलूचिस्तान में है क्या, कथन दे देगा। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में है। ठीक है, बालाकोट भी दक्षिणी बलूचिस्तान में है, डाबरकोट भी दक्षिणी बलूचिस्तान में है। ठीक, और ये वाला जो एरिया है ये है सिंध। अब बात करते हैं सिंध की। ये पाकिस्तान के प्रांत हैं, तो सिंध की बात करें तो सिंध में क्या क्या है?
एक तो आपका मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है, कोट दीजी है, आमरी है, ठीक, और एक आपका अली मुराद है। तो सिंध के पूरे हो गए। अब बात करते हैं विदेश में, पाकिस्तान में और क्या बचा। देखिए, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या है, तो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसे, ये तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, क्योंकि देखिए भारत, आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में है उसमें है आपका हड़प्पा जो पहले खोजा गया था, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, चकपुर बाने, रहमान डेरी। तो ये सारा का सारा सिस्टम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नहीं है, कितने ही क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो मेन चीज़ जिसे कंसेप्ट समझ में आ गया ना, उसके लिए क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक। चलिए, क्योंकि दो आधार होते हैं जीएस के, एक तो कॉन्सेप्ट और एक फैक्चुअल, ठीक। और आप यदि फैक्चुअल पढ़ते रहोगे, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, फैक्ट अपने आप होते रहेंगे। आप पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर धीरे धीरे उसके क्वेश्चन लगाओ। अगर आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है तो सिंधु घाटी सभ्यता के ही क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। इस तरीके से आपकी जीएस अपने आप स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, ठीक है, और आपका लेवल भी इंक्रीज होगा। तो चलिए अब देखते हैं आप, ये तो इसकी बात हो गई, बलूचिस्तान की बात कर ली हमने, अफ़गानिस्तान की बात कर ली, सिंध की बात कर ली, पंजाब प्रांत की बात कर ली पाकिस्तान में। अब थोड़ी सी भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, और मांडा जो है वो चेनाब में है। ये सबसे उत्तरी पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक। बात करते हैं ये पंजाब, जो भारत का पंजाब है। भारत के पंजाब में क्या आता है, रोपड़, संगोल, चकवाड़ा 86, डेर मजरा, ठीक है। तो ये भारत के पंजाब में आता है, ठीक। हरियाणा, हरियाणा में आता है आपके राखी गढ़ी, बनावली, बालू, कुनाल, सिसवल, मितातल। तो कई बार वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पंजाब में नहीं है, इनमें से कौन सा हरियाणा में नहीं है। इसी तरीके से याद होते हैं, ठीक है। चलिए, राजस्थान में तो आपको पता होगा, राजस्थान में एक फेमस है कालीबंगा, ठीक। और हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसकी काफ़ी वीडियो आएंगी तो ये मत देखो, ये तो अभी शुरुआत है, केवल बेसिक है ये, धीरे धीरे हम और डीप जाएंगे। जैसे ये गुजरात है, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। और ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में जो है, देखिए गुजरात में ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कच्छ की खाड़ी, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है सुरकोतड़ा, धोलावीरा, देसलपुर, ठीक। और बात करते हैं खंबात की खाड़ी के, तो उसमें है लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी और शिकारपुर, ठीक है। तो सबको पता तो होता ही है कि ये गुजरात में है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कच्छ की खाड़ी में है कि खंबात की खाड़ी में है, ठीक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद, ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम हिस्सा है दैमाबाद का। तो दैमाबाद में जो है ये प्रवर नदी के किनारे पर है, ये प्रवर नदी के किनारे पर है, तो ठीक है। और आपका क्या बचा, चलिए देखते हैं, आपका बचा यूपी। तो यूपी में क्या चीज़ है, यूपी में एक जगह है सहारनपुर, सहारनपुर, और सहारनपुर में जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है सहारनपुर। बड़ा गांव और हुलास, ठीक है, बड़ा गांव और हुलास ये जगह है जहाँ जो है स्थल पाए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और प्रमाण पाए गए हैं। यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर जो आपके मेरठ डिवीज़न में पड़ता है, ठीक। तो ये आलमगीरपुर मेरठ ये आपका पूर्वी, सबसे जो पूर्वी पॉइंट है वो आलमगीरपुर है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, होता है शुरुआत में। देखिए यहीं बताता हूँ, कहाँ लिख दिया भाई, कहाँ लिख दिया, ये एक पॉइंट
देखिए ये मैंने बता रखा है, जो सबसे बेस्ट है सुतकांगडोर। तो सुतकांगडोर मैंने अभी बताया था आपको, ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देख लो। सबसे बेस्ट हिस्सा है जो पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में जो है सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी पॉइंट वो है सुतकांगडोर, जो आपका दासक नदी के किनारे पर है। ठीक, और ये कहाँ पड़ता है, ये आपको मैंने बताया था दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। और नॉर्थ में अगर बात करें, सब उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी पॉइंट जो सिंधु घाटी सभ्यता का वो है मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी के किनारे है। ठीक, अब बात करते हैं जो पूर्वी हिस्सा है, तो मैंने आपको बताया आलमगीरपुर यानी मेरठ, और ये पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। ठीक, और दैमाबाद ये है साउथ हिस्सा जो दक्षिणी पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये प्रवरा नदी के तट पे पड़ता है। और बात करें तो देखिए जो आपकी पश्चिम से पूर्व तक का जो विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है 1400 किलोमीटर में। और मैं बात करूं ये जो है ना, ये है आपकी समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो है 1300 किलोमीटर। तो टोटल जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बन जाता है वो शुरुआत में था 1299,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप देखो। और इस टाइम वर्तमान में जो है ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। ठीक, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर आप इस इधर से देखोगे तो ये सुतकांगडोर है, और ये आ गया मांडा, ये आपका आ गया आलमगीरपुर, और ये आपका आ गया दैमाबाद। इस तरीके से आप देखोगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का इस तरीके का बन जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी आकृति है त्रिभुजाकार आकृति। ठीक, तो मेरा थोड़ा सा चित्र भी आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे जम्मू कश्मीर जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, यहाँ पड़ता है मांडा, यहाँ ये उत्तरी पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का जो अखनूर जिला में है, और ये चेनाब नदी के किनारे है। ठीक, और बात करें सुतकांगडोर, तो ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान में, और वो भी कौन से बलूचिस्तान में, साउथ बलूचिस्तान यानी दक्षिणी बलूचिस्तान में, ये है दासक नदी के किनारे। ठीक, बात करते हैं इसका पूर्वी पॉइंट, तो पूर्वी पॉइंट है इसका आलमगीरपुर, ये मेरठ ज़िले में पड़ता है। तो ये किसके नदी के किनारे पड़ता है, हिंडन नदी। तो ये पूछे जाते हैं कि भाई आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के किनारे पड़ता है, ये वो। ठीक, और ये मैंने भी आपको अभी बताया कि जो पश्चिम से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है वो 1600 किलोमीटर फैली हुई है, और बात करें उत्तर से दक्षिण तो ये 1400 किलोमीटर फैली हुई है। ठीक है, ये भी आपको बता दिया। और जो साउथ पॉइंट था यानी दक्षिणी पॉइंट था वो आपका था दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। और ये मैंने यहाँ देखो यहाँ चित्र में लिख रखा है गोदावरी नदी, और मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये दैमाबाद जो है प्रवर नदी के किनारे पड़ा है। तो पता है ये प्रवर नदी जो है वो सहायक नदी है गोदावरी नदी के। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मार देंगे, अगर प्रवर नदी ऑप्शन में है तो प्रवर नदी ही आंसर लगेगा, तो क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रवर नदी पर ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला पार्ट जो है कंप्लीट हुआ, और अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 2 की आएगी, उसमें जो है हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और मतलब इंडिविजुअल सबको जानेंगे कि भाई उसमें क्या मिला, और यहीं से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो आप बताइए कि भाई का एफर्ट सही लग रहा है, और कमेंट करके आप बताइए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, पढ़ते रहिए अपना। ठीक है, धन्यवाद। और जीएस में मैं ज़्यादा डायलॉगबाजी कर नहीं सकता, तो मैथ की मैंने वीडियो डाल रखी हैं और रीजनिंग की भी वीडियो डाल रखी हैं, तो आप देखिए और बताइए कि टीचिंग स्किल सही है या मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट सही कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।